नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कॉपीराइट के बारे में। किस तरीके से आप कॉपीराइट से बच सकते हो, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। पुराने सब्सक्राइबर हो तो अभी इस वीडियो लाइक कर दो यार, अभी लाइक कर दो, बिल्कुल, है ना। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। कमेंट करो कैसी मेरी वीडियो लगती हैं आपको। मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, आज मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक क्वेश्चन आया था, जो मैं इस क्वेश्चन पर एक वीडियो भी बनाने की सोच रहा था, लेकिन साथ ही साथ जब ये क्वेश्चन आया तो मैं बोला कि अब इसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, सही टाइम है। इस वीडियो से पहले मैंने जनरल जो हमारी बातें होती हैं ऐसी वीडियोज़ में, मैंने उसमें आपको किस तरीके से आप अपने सॉन्ग को कॉपीराइट कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको सबसे सस्ते तरीके भी बताए थे और महंगे से महंगे तरीके भी बताए थे, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि सॉन्ग में कॉपीराइट क्या होता है, क्या पार्ट होता है जो सॉन्ग में कॉपीराइट होता है, और किस तरीके से आप कॉपीराइट से बच सकते हो। तो अगर आप एक म्यूजिशियन भी नहीं हो तो भी आपके लिए ये वीडियो आज की हेल्पफुल रहने वाली है। तो देखो दोस्तों, एक सॉन्ग में जो मेन पार्ट होते हैं, तीन टाइप के ही कॉपीराइट हो सकते हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर एक सॉन्ग है, उसमें तीन टाइप के कॉपीराइट हो सकते हैं। मैं बताता हूँ वो तीनों क्या क्या हैं और इनके बारे में फिर हम बात करेंगे किस तरीके से इनको आप अवॉइड कर सकते हो। पहला तो है कंपोजिशन, म्यूजिकल कंपोजिशन। दूसरा है लिरिक्स। और तीसरा है जो साउंड ट्रैक है, मतलब जो आवाज़ उसकी सुनाई दे रही है। तो एक बार हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे कंपोजिशन क्या होती है, वो जो धुन जो एक कंपोजर ने कंपोज करी है उसको कंपोजिशन बोलते हैं। तो जैसे कोई भी सॉन्ग होता है, मैं आपको नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग को गा के ही बता सकता हूँ यहाँ पे। जैसे हम गणेश वंदना ही लेते हैं, या वो जगदीश जी की वंदना है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये वाली जो कंपोजिशन है ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है, लेकिन अगर ये कॉपीराइट होती, किसी ने इसको कंपोज किया होता, लिरिक्स लिखी होती, तो इसमें क्या क्या पार्ट कंपोज, क्या क्या पार्ट पे कॉपीराइट लगता। पहला पार्ट जो लगता है कंपोजिशन पर, तो ना 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 ना, तो ये जो है ये कंपोजिशन है इस सॉन्ग की। कोई भी सॉन्ग हो सकता है, उसकी कंपोजिशन होती है। अब इस कंपोजिशन में जो नोट्स लिए गए हैं, उनकी जो एक टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है, उससे ये कंपोजिशन बन रही है ना। अब आप अगर इस कंपोजिशन का अगर आप स्केल भी चेंज कर दोगे ना, तब भी वो कॉपीराइट से बाहर नहीं निकलेगी, ये बात ध्यान रखना। कई लोग ऐसे हो सकते हैं, आपका जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो ए मेजर पर है, आप वो सोचते हैं कि हमने सेम कंपोजिशन एफ माइनर पर, एफ मेजर पर बना ली, ट्रांसपोज करके पियानो पर प्ले करके। नहीं, ये भी कॉपीराइट लॉ को मतलब ब्रीच करती है। मतलब इसमें भी आपको ये कॉपीराइट से आप नहीं बच सकते। तो वो जो सर्टेन नोट्स का कलेक्शन है, वो एक सही टाइमिंग पर, चाहे आप उसकी स्पीड स्लो कर दो या तेज कर दो, लेकिन वो कॉपीराइट बनता है। और अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं, वो है लिरिक्स। तो किसी भी सॉन्ग में जो लिरिक्स लिखी जाती है वो भी कॉपीराइटेड होती है ना। अब लिरिक्स को भी आप तोड़ मरोड़ के यूज़ नहीं कर सकते। ये दिखना चाहिए कि आपने कोई भी लिरिक्स लिखी है वो आपकी खुद की है, ऐसा नहीं कि दूसरे से इंस्पायर्ड होकर आपने लिखी है। तो एक लिरिक्स वाला पार्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि जो शब्द होते हैं, जो भी धुन में हम शब्द लगाते हैं, जिसको लिरिसिस्ट लिखता है उसको गीतकार भी हिंदी में बोलते हैं। तो वो पार्ट भी इसमें सेकंड टाइप का कॉपीराइट होता है ना। तीसरे टाइप का होता है साउंड रिकॉर्डिंग का। तो आपका जो सॉन्ग ओवरऑल सुनाई देता है, फाइनल मिक्स मास्टर होने के बाद जो आउटपुट सुनाई देता है, वो होती है साउंड रिकॉर्डिंग। तो आजकल आप यूट्यूब पर देखते हो ना कि आपके कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, जब आप कोई टी सीरीज का गाना यूज़ करते हो तो वो सभी चीज़ों पे ऑटोमेटिकली कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो वो साउंड रिकॉर्डिंग की कॉपीराइट की वजह से आता है। साउंड रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि वो कंप्यूटर, यूट्यूब ने, गूगल ने अपने इस तरीके के सर्वर बनाए हुए हैं कि वो साउंड रिकॉर्डिंग को ट्रैक कर लेता है, और ट्रैक करने के बाद उसे पता लग जाता है कि आपने उनका सॉन्ग यूज़ किया है। अब गूगल की जो ये जो सिस्टम है साउंड रिकॉर्डिंग को ट्रैक करने वाले, इतना ज़्यादा एडवांस है कि अगर आप इसको किसी स्पीकर से प्ले कर रहे हो और माइक में रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर आप इसको ट्रांसपोज करके भी प्ले कर रहे हो, तो ये सब ट्रैक कर लेता है। साथ ही साथ अभी गूगल ने कंपोजिशन के ऊपर भी मतलब वर्क करा है, तो ये कंपोजिशन भी आजकल ट्रैक हो जाती हैं। तो दोनों टाइप के जो कॉपीराइट हैं, कंपोजिशन वाले और साउंड रिकॉर्डिंग वाले, ये दोनों ट्रैक हो जाते हैं। लेकिन अभी लिरिक्स वाला जो पार्ट है वो अभी नहीं ट्रैक हो पाता है, लेकिन ये मैनुअली डिटेक्ट किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे लोग जो लिरिकल वीडियो भी बनाते हैं, वो भी कॉपीराइटेड मटेरियल होता है। तो लिरिक्स को भी आप बिना किसी के परमिशन के यूज़ नहीं कर सकते हो, चाहे आप अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर रहे हो या आप अपने कवर सॉन्ग बना रहे हो।
तो अब देखो, जैसे हम कोई कवर सॉन्ग बनाते हैं तो उसमें क्या ब्रीच होता है कॉपीराइट में, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो जैसे हमने कोई कवर सॉन्ग बनाया है तो इसमें क्या है कि ओरिजिनल साउंड रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है ना, वो ब्रीच नहीं होगा। उसके अलावा जो दो पार्ट होते हैं, जैसे एक तो म्यूजिकल कंपोजिशन, हम म्यूजिकल कंपोजिशन को यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा है लिरिक्स। तो लिरिक्स हम हूबहू यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे दो पार्ट ब्रीच होते हैं। कोई भी एक पार्ट ब्रीच होते ही वो कॉपीराइट का कंप्लीटली ब्रीच माना जाता है, मतलब आपने कॉपीराइट रूल का उल्लंघन कर दिया, तो ये माना जाता है। तो इसलिए मतलब आपको कोई भी सॉन्ग अगर आप यूज़ कर रहे हो, जैसे फोक सॉन्ग होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपने वो सॉन्ग इतने पुराने होते हैं कि उनका जो कॉपीराइट ओनर है उसके बारे में पता नहीं होता है, तो इसलिए उन पर कॉपीराइट लॉ नहीं लग पाता है। तो वो लोग वो जो सॉन्ग हैं पब्लिक डोमेन में होते हैं। अब मैंने यूएस का यहाँ पर एक रूल और पढ़ा हुआ है कि कोई भी आर्टिस्ट की डेथ के 78 या 80 साल बाद वो सॉन्ग पब्लिक डोमेन में आ जाता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई भी सॉन्ग में तीन चार आर्टिस्ट थे, एक सिंगर था, राइटर था, लिरिसिस्ट था और म्यूजिक प्रोड्यूसर था, तो इन सभी की रॉयल्टी आपस में बनी हुई है। अब इसमें क्या होगा कि सबसे एंड तक जिया लिरिसिस्ट, है ना। म्यूजिक प्रोड्यूसर वो सब सिंगर सब इससे पहले उनकी भगवान ने चाहा जो उनकी उससे हो गई, डेथ हो गई, लेकिन जो लिरिसिस्ट है वो सबसे लास्ट में बचा है। अब उसकी डेथ के 78 साल बाद तक रॉयल्टी और कॉपीराइट लॉ दोनों उस पर लगे रहते हैं। मतलब उस सॉन्ग से जो भी पैसा कमाया जाएगा वो डिवीज़न होता रहेगा, और जो भी आर्टिस्ट थे उनकी आगे आने वाली जनरेशन को मिलता रहेगा। तो ये हमारे म्यूज़िक प्रोडक्शन में बहुत ही अच्छी बात होती है कि जो रॉयल्टी का सिस्टम है बहुत ही लंबा चलता है। तो अब कॉपीराइट लॉ लगता है 78 या 80 साल तक, ये यूएस का रूल है। इंडिया में भी मेरे को पता नहीं है, इंडिया में भी रूल है, लेकिन क्या है ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन इतना ही लंबा हो सकता है 88 साल या 98 साल हो इंडिया में रूल। लेकिन ये रूल सभी कंट्रीज में वैलिड है। और यूएस का क्या है कि जो यूट्यूब है वो यूएस के रूल फॉलो करती हैं, तो इसलिए यूएस के रूल ज़्यादा सभी जगह चलते हैं। तो अब इसमें एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ। कई लोग ये समझते हैं कि यूट्यूब में अगर हमने 3 सेकंड का कोई पार्ट कर लिया, 3 सेकंड से या 2 सेकंड से कम का कोई पार्ट है तो वो अलाउड होता है। दोस्तों, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। 1 सेकंड का फ्रैक्शन भी आप लोगे ना, बहुत छोटा सा फ्रैक्शन, उसमें भी अगर आपने कॉपीराइटेड कंटेंट लिया हुआ है ना, तब भी आप कॉपीराइट का जो रूल है उसका ब्रीच कर रहे हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप कोई भी चीज़ यूज़ में लेते हो उसका आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अब यहीं पर ही हम सॉफ्टवेयर्स पर भी आ जाते हैं। म्यूज़िक प्रोडक्शन में आप जो भी सॉफ्टवेयर भी लेते हो ना, उनका भी आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे पता लग सके कि आपने किस सॉफ्टवेयर से म्यूज़िक बनाया है। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि क्या पता लग जाएगा क्या कि हमने किस सॉफ्टवेयर से म्यूज़िक बनाया है। देखो दोस्तों, इफेक्ट लगाने के बाद इतना मतलब टफ हो जाता है कि पता करना ही किस सॉफ्टवेयर से आपने म्यूज़िक बनाया है। लेकिन काफ़ी सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनका इजीली पता लगता है कि आपने इस सॉफ्टवेयर का भी यूज़ किया। यहाँ पर मैं सॉन्ग से हटकर अभी सॉफ्टवेयर वाले मोड पर आ चुका हूँ। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सॉफ्टवेयर को परचेज करो। लीगली नहीं कर पा रहे हो तो फ्री में भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। अब आप कंपैरिजन मत करो कि मैं तो हूँ पेड से बना रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फ्री से बनाओ। तो दोस्तों, मैंने भी एक टाइम ऐसा था कि मैंने भी इन सब चीज़ों से झेला है, मैंने इन चीज़ों के साथ लड़ाई लड़ी है। तो आज मेरे पास जो टाइम है, जो पैसा है, मैं उसको सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि जो सॉफ्टवेयर के डेवलपर हैं उनको सपोर्ट मिले, इसलिए मैं उनके सारे सॉफ्टवेयर परचेज करता हूँ। तो ऐसे ही ये रूल सभी जगह है ना। ऐसे ही आप थोड़ी चाहते हो कि आपके सॉन्ग का कोई भी गलत यूज़ करे, मिस यूज़ करे, आपके सॉन्ग पर खुद अर्निंग करे और आपको पैसा नहीं दे। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप सभी चीज़ें सभी के साथ अच्छी करो। सॉन्ग में जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो या तो फ्री यूज़ करो। अब जैसे ट्रैक्शन 9 सॉफ्टवेयर है, वो म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए फ्री है। एबल्टन लाइव का लाइट वर्जन है, वो भी फ्री था। अभी क्या रेट चल रही है मेरे को पता नहीं है, अभी भी फ्री हो तो। गेराज बैंड है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास मैक है तो, आईपैड है या मैक है तो, ये फ्री सॉफ्टवेयर हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। और अभी हम दोबारा अपने सॉन्ग्स वाले मोड पर ही आ जाते हैं। तो देखा जाए तो बॉलीवुड में जो भी सॉन्ग्स निकल रहे हैं, इन तीनों में आप चाहे उसका कवर बनाओ, चाहे आप उसका रिव्यू दो, तो सभी में वो मतलब वीडियो में आ जाता है। अब जैसे रिव्यू वाली जो वीडियो होती है ना, उसमें भी क्या होता है, साउंड ट्रैकिंग वाला जो कॉपीराइट सिस्टम है वो उसे ट्रैक करके उस पर भी डिमोनेटाइज कर देता है आपकी वीडियो को, और उसका जो पैसा बन रहा होता है वो ओरिजिनल जो कंटेंट ओनर है उसको दे देता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये सिस्टम थोड़ा सा
फॉल्टी हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या यूएस की गवर्नमेंट के भी अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ का रिव्यू देने के लिए फ्री हो, वो आपकी राय देने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप साउंड रिकॉर्डिंग प्ले कर रहे होते हो और उसको सुनते हुए आप अपना रिव्यू दे रहे होते हो, तो जो यूट्यूब के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सर्वर हैं, वो क्या है कि डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपने उस कंटेंट का यूज़ किया, तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम भेज देते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चक्कर पड़ सकता है। अब मैंने ये भी पढ़ा है कि टी सीरीज ने ऐसी कंडीशन में भी रिव्यू वाली वीडियोस पर भी अपने कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। तो मतलब ऐसा भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उनका कंटेंट प्ले कर रहे हो, उससे आपका डिमोनेटाइज हो जाएगी वीडियो, इसलिए कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। हाँ, अगर आपको रिव्यू देना है तो आप उस कंटेंट को प्ले मत करो, आप उसके बारे में बता दो, और जो भी चीज़ें हैं वो मतलब बिना उनके कंटेंट को यूज़ में लिए किया करो। यूट्यूब पर क्या है कि कॉपीराइट का मामला थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। 3 वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक, यहाँ पर मैं क्लेम के बारे में बात नहीं कर रहा, स्ट्राइक आते ही आपका चैनल डिमोनेटाइज, आपका चैनल ही बंद हो जाए, डिमोनेटाइज की बात नहीं है, 2 के बाद चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है। तो मतलब बहुत ही तगड़ा इसमें वो है, नुकसान है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका पूरा लाइसेंस रखो आप अपने पास, और उसके बाद आप उसको यूज़ करो, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो सॉन्ग से रिलेटेड हो। आप अगर किसी बॉलीवुड के सॉन्ग पर अगर आप डांस वीडियो भी बना रहे हो ना, तो भी वो कॉपीराइटेड है। आपको समझ में आ गई होगी कि 3 जो टाइप के मैंने आपको कॉपीराइट बताए थे वो किस तरीके से लागू होते हैं। तो इनसे आप अगर तीनों के अलावा और कोई सॉन्ग में कॉपीराइट नहीं होता, जैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है, वो नहीं होते कॉपीराइटेड। मैंने अभी तक कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में मैंने अलग अलग लोगों से पूछा है जो कॉपीराइट लॉ के बारे में जानकारी रखते हैं, तो उन्होंने मेरे को मना किया है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मेरे पास टी सीरीज की एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी कॉर्ड प्रोग्रेशन के ऊपर। हुआ क्या था कि मैंने एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया था। अब क्या है कि कॉर्ड प्रोग्रेशन एक स्केल में देखोगे तो गिने चुने कॉर्ड्स होते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स कॉर्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहा, नॉर्मल मेजर माइनर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या है कि आप घूम फिर के हो सकता है कि आपका जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो सेम आ जाए। तो मेरा क्या था कि उस सॉन्ग पर मेरा कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम होने की वजह से मेरे पास स्ट्राइक आ गई थी। मैं मतलब वो म्यूजिकल कंपोजिशन मैच के अकॉर्डिंग, तो मेरा जो सॉन्ग की कंपोजिशन थी वो बिल्कुल भी मैच नहीं होती थी। लेकिन बाद में जब मैंने पता किया तो मेरा जो कॉर्ड प्रोग्रेशन था वो मैच होता था। तो मैंने जो डिस्प्यूट भी फाइल किया, क्योंकि कॉर्ड प्रोग्रेशन कॉपीराइट नहीं हो सकता, लेकिन यूट्यूब ने, टी सीरीज ने वो रिजेक्ट कर दिया क्लेम। तो इसलिए बेहतर है कि आप कॉर्ड प्रोग्रेशन भी आप अपना अलग ही लो, तो ये सब चीज़ें आपको दिक्कत नहीं है आएगी। अब हालांकि वो जो क्लेम था टी सीरीज की तरफ से गलत था, लेकिन क्या है कि यहाँ पर टी सीरीज ज़्यादा पावरफुल है और मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, मैंने वो छोड़ दिया जो का त्यों। तो ये ओवरऑल कॉपीराइट से रिलेटेड था। आप इस तरीके से कॉपीराइट से बच सकते हो। कोई भी सॉन्ग यूज़ में ले रहे हो, फोक सॉन्ग भी, आप पूरा उसके बारे में सबसे पहले जांच पड़ताल करो कि वो ट्रेडिशनल है या फोक सॉन्ग की कैटेगरी में आती है नहीं आती। अगर आपको इसका राइटर मिलता है, अब जैसे बादशाह के साथ भी क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। बादशाह ने अभी कोलकाता का सॉन्ग बनाया था ना, गेंदा फूल या कौन सा था, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने ये समझा था कि ये सॉन्ग है, ये कॉपीराइटेड नहीं है, ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस सॉन्ग का ओनर निकल गया है ना। तो इसलिए उनके सॉन्ग, अब उन्होंने उसके साथ क्या मतलब डील रखी, लेकिन ये आगे उनको बहुत ट्रबल कर सकती थी। तो इसलिए अगर आप फोक सॉन्ग भी ले रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये देख लो कि वो कॉपीराइटेड नहीं हो। बस यही जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आती हो तो प्लीज़ आज शेयर जरूर करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।